वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ निशा अहिरवार एंड आई होप आपकी सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई हुई हो। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बट अपन पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज एग्जाम आने वाला है क्लैट का सिर्फ 15 दिन में। और ये जो मैं केसेस आपको बताने वाली हूँ ये अगस्त के केस लॉस हैं। ठीक है, अगस्त केस लॉस 2023 की। एंड ये जो केस लॉस है वो आपको बाद में भी या किसी भी आप दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जो जिसमें लॉ आता है तो उस चीज़ के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे फोकस कर लीजिए। आज मैं आपको फटाफट ये 4 केस लॉस है इस पे डिटेल में बता देती हूँ क्या चीज़ें हेल्ड हुई है, कौन से बेंचेस इन्वॉल्व है और फैक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट केस लॉ जो है दैट इज मोहम्मद अशफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का केस था। बेंच जो इसमें इन्वॉल्व है वो है जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एंड अरविंद कुमार की बेंच है। 1 अगस्त को ये केस जजमेंट आया है। ठीक है, इसमें जो रेलिवेंट प्रोविजंस जो मेंशन है वो है 498 ए ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो कि क्रुएलिटी की बात करता है कि कभी भी कोई हस्बैंड एंड वाइफ है तो हस्बैंड या उसका हस्बैंड का रिलेटिव अगर कुछ भी क्रुएलिटी करता है टू दैट वुमन, ठीक है, तो उसको 3 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। तो इस सेक्शन की बात करते हैं। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, उनके बीच में कुछ झगड़ा चलता रहता था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई। फैमिलीज ने जो वाइफ थी, वाइफ की फैमिली ने जो हस्बैंड है उस पे 498 ए जो है वो केस लगा दिया था। ठीक है, जो हस्बैंड है वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया कोर्ट में, बट वो रिजेक्ट हो गई और उसको बोला गया कि आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करो। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उनने बताया था कि फोर किस ऐसे गाइडलाइंस दी थी कि किस टाइम पे आपको अरेस्ट करना चाहिए। ऐसे गाइडलाइंस रखी गई थी ताकि ताकि एक चेक इन बैलेंस बना रहे कि पुलिस ऑफिसर्स को कब अरेस्ट करना है अगर 498 का केस आता है या अदरवाइज भी। ठीक है, जो रेफर्ड केसेस है उसमें वो है गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि एंटिसिपेटरी बेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। ठीक है, देन अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में रेफर किया गया है, उसी की गाइडलाइंस बोली थी कि वही वाली गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। प्लस ललिता कुमारी केस जो है वो भी इस पे रेफर किया गया है। तो ये जो रेफर्ड केसेस है उनको भी आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या गाइडलाइंस दी थी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, ब्रीफ में कि इसमें बोला गया था कि अननेसेसरली आपको अरेस्ट नहीं करना है पुलिस ऑफिसर्स को जब तक आपको नेसेसिटी नहीं दिखती है। जस्ट बिकॉज किसी का केस आया है 498 ए का, आप इमीडिएटली जाके उसको अरेस्ट मत कर लो। जो 41 सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी में जो रीजंस मेंशन्ड है, अगर वो रीजंस यहाँ पे अप्लाई होते हैं तब आप अरेस्ट करिए, अदरवाइज अननेसेसरी अरेस्ट आप नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज आपका 498 ए के अंदर कोई केस फॉल कर रहा है। ठीक है, देन सेकेंड चीज बोला था कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड की जाए सारे पुलिस स्टेशन में सारे पुलिस ऑफिसर्स को, जिसमें दिया गया होगा स्पेसिफिक प्रोविजंस। वो स्पेसिफिक प्रोविजंस मेंशन करेंगे कि कब कब आपको अरेस्ट करना होगा। ठीक है, वो जो चेकलिस्ट है उसके बेसिस पे जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको चेकलिस्ट को लाइक उसके थ्रू जाता जाएगा, उसमें स्पेसिफिकली उसको अच्छे से ढंग से फॉलो करेगा कि वो चेकलिस्ट पूरी हो रही है तभी आपको अरेस्ट करना है, उसमें रीजंस मेंशन करेगा। देन ये जो चेकलिस्ट है वो भेजेगा मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट जो है वो चेक करेगा कि सारे चेकलिस्ट इसमें आ रहे हैं कि नहीं, उन्हीं रीजंस में देखेगा, स्क्रूटनाइज करेगा जो भी रिपोर्ट है प्रॉपरली, एंड दिस देन चेक करेगा कि ढंग से उस पर्टिकुलर चेकलिस्ट के हिसाब से आपका अरेस्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये गाइडलाइंस इसी चीज के लिए थी कि आप चेक रखें कि अननेसेसरी अरेस्ट ना हो रहे हैं। ओके, एंड इफ कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर ये जो प्रोसीजर है वो ढंग से फॉलो नहीं करता है तो उस पे डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जा सकता है। सेम गोज विथ मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट जो है वो पूरा ढंग से देखता नहीं है कि जो पुलिस ऑफिसर्स है उनने स्क्रूटनाइज नहीं करता रिपोर्ट को, उन्होंने देखा नहीं कि पुलिस ऑफिसर अच्छे से अपने रिपोर्ट्स बना रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग अरेस्ट कर रहा है कि नहीं, अगर वो चीज़ नहीं करता तो मजिस्ट्रेट पे भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो इसमें जो रेशियो था वो बोला गया था
कि the High Court shall frame the directions in the form of notifications and guidelines. ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो फ्रेम करेगा डायरेक्शंस which shall be in the form of notifications and guidelines to be followed by session court and other courts. हाई कोर्ट एक डायरेक्शंस फ्रेम करके देगा जो सेशन कोर्ट और अदर कोर्ट्स या क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो उस चीज को डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे. जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट जो जितने भी पुलिस के बाकी स्टेटमेंट जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको गाइडलाइंस करेगा, उनको इंस्ट्रक्शंस देगा, प्रॉपरली डायरेक्शंस इशू करेगा. ठीक है, both the high court and the DGPs of all the states shall ensure that all such guidelines and directives or departmental circulars are issued for guidance of all lower courts and police authorities in each state within 8 weeks from today. उनको बोला था कि 8 वीक के अंदर ये सारे डायरेक्शंस मिल जाने चाहिए और दे इंश्योर करेंगे कि ये सारी गाइडलाइंस फॉलो हो रही है कि नहीं. ठीक है, सो ये हो गया. यहाँ पे जजमेंट में क्या बोला गया था? जजमेंट में बोला गया था यही कि जो भी अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जितनी भी गाइडलाइंस दी है विद रिस्पेक्ट टू अरेस्ट वो फॉलो की जाए. ओके, देन सेकेंड केस है निर्मला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का. ये 1 अगस्त को ये जजमेंट आया है. जो बेंचेस में इन्वॉल्व थी वो है जस्टिस BR गवई एंड JB पर्दीवाला. ये जजेस ने जजमेंट दिया है. ठीक है, जो रेलिवेंट प्रोविजन जो था ये है 302 और 304 के ऊपर जो कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पे है. ठीक है, इसका एक रेफर्ड केस जो है वो रेफर्ड केस है दिस अनबाजगन वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. ठीक है, इस केस में क्या बताया था? इस केस में बताया था, डिस्टिंक्शन बताया था मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का. तो 302 एंड 304 के पार्ट 1 एंड 2 में डिस्टिंक्शन बताया था. ठीक है, तो बेसिकली इस केस में हुआ क्या था? इसमें जो निर्मला देवी है, ठीक है, निर्मला देवी पे केस लगा था कि उनने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है, उसके लिए उनको अक्यूज किया गया था. ठीक है, और तो केस ये था कि निर्मला देवी एंड उनके हस्बैंड, ठीक है, उनके बीच में कुछ ना कुछ झगड़े पहले से ही चलते रहते थे. उनकी बेटी एक थी, उसकी टेस्टिमनी पे निर्मला देवी को कन्विक्ट कर दिया गया था. बच्ची की टेस्टिमनी ये थी, उसने बोला था कि क्या बोलते हैं, जो निर्मला देवी थी, ठीक है, उन्होंने उनके हस्बैंड से पैसे मांगे क्योंकि बच्ची को एनसीसी कैंप के लिए पैसे चाहिए थे, 500 रुपए. वो पैसे देने से उन्होंने मना कर दिया. इस वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया. झगड़ा होते होते वो इतना बढ़ गया कि निर्मला देवी ने आसपास रखे घर पे जो भी डंडा वगैरह रहता है वो उठा के उसके उनके सर पे और पैर पे मार दिया, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई. ठीक है, तो इस केस में स्टार्टिंग में सेशन कोर्ट ने निर्मला देवी को कन्विक्ट कर दिया था मर्डर के केस पे. बट जब अपील हुई तो उसमें बोला गया कि क्या 302 में जो मर्डर का केस है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है 304 की पनिशमेंट में. तो ये इसमें इश्यू इन्वॉल्व था. ठीक है, इश्यू इसका था चेंज ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी टू 304 पार्ट 1 ऑफ द आईपीसी. ठीक है, तो इसमें जो रेशियो लिया गया था वो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का लिया गया था. इसमें बोला गया था कि दो चीजें देखी गई थी, एक तो डेडली वेपन उन्होंने बोला था और एक सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का बोला गया था. उन्होंने बोला था कि ये पहला इंस्टेंस नहीं था जहां पे इनके लड़ाई झगड़े हुए हैं. इनका एक हिस्ट्री रहा है जहाँ पे हमेशा इनके लड़ाई झगड़े होते रहते थे. ठीक है, एक बार जो हस्बैंड था उनने वाइफ का को फ्रैक्चर, उनका पैर फ्रैक्चर भी कर दिया था. तो इस तरह के इनके पुराने हिस्ट्री रहे हैं हमेशा से इनके क्वेरल्स के. और उसमें ये पहला झगड़ा नहीं था. 500 रुपये मांगा गया था, उनको नहीं दिया. तो ये एक आ जाता है, उनको प्रोवोक किया गया वाइफ को, जिसकी वजह से उनने जो भी उनको डंडा लिया जो घर में ऐसे ही मिल जाता है, तो वो ये डेडली वेपन की तरह उसको नहीं माना गया कोर्ट ने कि कोई डेडली वेपन उठा के मार दिया. उसको पहला जो चीज मिला डंडा जो घर में ऐसे ही मौजूद होता है, तो वो लेके मार दिया था. तो यहाँ पे कोर्ट ने इनका जो कन्विक्शन है उसको 302 से 304 में कर दिया था. एंड उनने रेशियो में दिया था दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ द appellant
causing the death of the deceased while he was deprived, while he be deprived of the power of self-control due to the provocation on account of the deceased, agreeing to pay rupees itna cannot be ruled out. ठीक है, इनने बोला था कि उनका she was being deprived of her power of self control. क्यों? बिकॉज उनको कंटिन्यूसली प्रोवोक किया जा रहा था 500 रुपए के लिए. इस वजह से ये चीज को कम्प्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते. ऐसे डायरेक्ट इंटेंशन नहीं था मारने का, तो ये मर्डर नहीं है, ये कल्पेबल होमिसाइड है. एंड ये एक्सेप्शन जो है अपना सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी का एक्सेप्शन 1 जो है, जो कि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन है, उसके अंडर ये फॉल, उसके एम्बिट में ये फॉल करता है. इसलिए ये उनकी पनिशमेंट को चेंज कर दिया गया था. देन थर्ड जो केस है वो है कमल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली का. ठीक है, इसमें सेक्शन 9 जो कि अपना इधर पे आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और एनी पर्सन की भी बात करता है. तो इसमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात की थी. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सीआरपीसी में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कहाँ पे दिया गया है. ठीक है, केस का ये नाम था, ये 8 अगस्त को डिलीवर किया गया था. एंड जो बेंच इन्वॉल्व थी वो थी बी आर गवई एंड जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा. ठीक है, ये इनका साइटेशन है. आप लाइव लॉ से ये सारे केसेस जो है ना, यहाँ पे साइटेशन भी दिया गया है. आप लाइव लॉ से इसे थरोली और पढ़ सकते हैं. ठीक है, कंसाइज वे में दिया है. अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है तो आप वहां पे भी जाके रेफर करके पढ़ सकते हैं इसको. ठीक है, इस केस में अब हुआ क्या था. तो हाँ, कमल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी, एनसीटी ऑफ दिल्ली में ये हुआ था कि इसमें एक बेटा और एक बाप के बीच में झगड़ा चलता था हमेशा. उनके बीच में एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हमेशा से चलता रहा था. ठीक है, एक दिन जो इसका बाप था, बेटे का बाप जो था, तो वो उनका वो लाइक उनके डेथ डेड बॉडी उनकी पाई गई. ठीक है, एक कोर्ट में. जो कंप्लेनेंट है वो जो बाप है उसका भाई है. ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हुई थी. एक तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात की गई थी, और दूसरा क्या बोलते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात की गई थी. तो इसमें एक पर्सन है, उसका सन है. ठीक है, इन दोनों के बीच में हमेशा एक डिस्प्यूट रहता है प्रॉपर्टी का. कंप्लेनेंट सी जो है वो कंप्लेनेंट है. ठीक है, ये एक दिन डेड स्टेट में पाए गए. ठीक है, इनने कंप्लेंट किया और इनने बोला कि इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलता था, इनके और इनके बेटे के बीच में, और इन्हीं ने इसको मारा है. ठीक है, बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, सब कुछ हुआ. एंड देन ये जो इसका सन है, इसने बताया, ये सन ने बताया कि इसके दो एसोसिएट्स भी हैं. ठीक है, दो और लोगों को लेके आया था जिनने हेल्प की इनके मर्डर के लिए. ठीक है, और यहाँ पे एक विटनेस था जो कि चांस विटनेस था. ठीक है, यहाँ पे ये आई विटनेस नहीं है, ये चांस विटनेस था. ये जब अ, जिस इंसिडेंट की रात को, जब इनका सन इनके घर के बाहर वेट कर रहा था और बाइक को रेस दे रहा था, तो ये जो विटनेस है, इन्होंने इनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो. अंदर जो बाकी दो एसोसिएट्स है वो अंदर थे यहाँ पे. ठीक है, इन्होंने पूछा कि आप यहाँ पे ये बाइक क्यों इतना लाउड आवाज दे रहे हो. तो इन्होंने बोला कि बाइक स्टार्ट नहीं हुई, और बाकी भी चीजें इन्होंने मेंशन की कि लाइक उन्होंने जब पूछा कि ये दो इंसान कौन है, तो उन्होंने बोला कि ये इनके टेनेंट है. ठीक है, इस तरह से बाइक को टाट दिया. तो जब नेक्स्ट डे जब उनको पता चला इस विटनेस को कि एक की मौत हो गई है, और उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए बाकी लोगों की, ये दोनों पर्सन की. तो ये जो है, ये इनने पहले एग्जामिनेशन में बोला कि ये इनको पहचानते हो, और डेट ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट की डेट पे ये इनको दिखे थे. बट जब इनका क्रॉस एग्जामिनेशन वापस हुआ, ये जो विटनेस है ये मुकर गए कि ये इन्होंने तो पहली बार इनको पुलिस स्टेशन पे ही आइडेंटिफिकेशन के टाइम देखा था, उसके पहले नहीं देखा. तो ये दो चीजें आई थी इन क्रेडिबिलिटी पे, जो विटनेस की क्रेडिबिलिटी है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन की क्रेडिबिलिटी पे आया था, एविडेंशियरी वैल्यू पे आया था. एंड दूसरी चीज थी सर्कमस्टांशियल एविडेंस.
में क्या हेल्ड हुआ था मैं एक मिनट बताती हूँ। ठीक है, इश्यू जो रेस था वो था एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक है, सो इसमें बोला गया था, कोर्ट ने बोला कि जहाँ पे ये जो प्रोसिक्यूशन है इस पर्टिकुलर केस में वो फेल हो गया है टू प्रूव दिस केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बोला एक शैडो ऑफ डाउट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, रीजनेबल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं किया है प्रोसिक्यूशन ने मैंने ये केस, तो उनको कन्विक्शन से उनका सेट असाइड कर दिया था। अक्यूज का, उसके सन का, बेटे का, सन का भी, एंड प्लस बाकी दो इन लोगों का भी जो है कन्विक्शन वो सेट असाइड कर दिया था। ठीक है, क्योंकि आप जैसे रेफर्ड केसेस में देखा होगा आपने, शरद बेदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे, जो बोलता है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो होता है वो एक वीक पीस ऑफ एविडेंस होता है। तो अगर आप वो प्रॉपर चेन है, जो अनब्रेकेबल चेन आपको बनाना पड़ता है ऑफ इंसिडेंट्स, जहां से स्टार्ट हुआ है कमीशन ऑफ ऑफेंस टू द एंड ऑफ इट। ठीक है, एक अनब्रेकेबल चेन होनी चाहिए, अगर वो कहीं पे भी ब्रेक होती है तो वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं होगा और वहां पे आपके सोल बेसिस पे कन्विक्शन नहीं दिया जाएगा, बिकॉज ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के साथ हमेशा कोरोबोरेटिव एविडेंस यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी एविडेंस है, एक तो टीआईपी के टाइम पे जो विटनेस है उनका मुकर जाना, उनका हॉस्टाइल हो जाना, ये सारी चीजें अफेक्ट की, और वो प्रोसिक्यूशंस बाकी किसी भी तरह से बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये केस को प्रूव नहीं कर पाया। तो जितने भी कन्विक्ट लोग जितने भी लोग थे, अक्यूज थे, उनका कन्विक्शन सेट असाइड कर दिया गया था। देन दूसरा इम्पोर्टेंट जो चीज इसमें मेंशन की थी, जो कि ली गई थी शिवाजी साहब राव बोबड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से, इस केस में हेल्ड हुआ था कि इट इज अ प्राइमरी प्रिंसिपल दैट द अक्यूज मस्ट बी एंड नॉट मियरली मे बी गिल्टी बिफोर अ कोर्ट कैन कन्विक्ट, and the distance between maybe and must be is long and divides vague conjectures from conclusions। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बोला गया था कि कुछ भी जो आप प्रूव कर रहे हो वो मस्ट बी एंड शुड बी होना चाहिए, कि वो सारे डाउट्स हटा दे, वो सारे इंसिडेंट्स ऐसे बैठने चाहिए कि वो लीड करे डायरेक्टली टू द अक्यूज कि उसी ने यह चीज कमिट किया है। मे बी वाली चीज नहीं आनी चाहिए कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बाद भी आपका मे बी आ रहा है कि यार मे बी ये कमिट हुआ है, मे बी ये हो सकता है। ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी, मस्ट बी और शुड बी। तो इस वजह से, और ये मे बी और मस्ट बी का इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है कि ये बाकी जितने भी डाउट्स और कंजक्शंस रहते हैं वो उसको सेटिस्फाइड कर देता है। तो ये चीज इसमें बोला गया था। So the Supreme Court reiterated the principles for proof of a case which is based on circumstantial evidence. It emphasized that the circumstances must be or should be and not may be established, and set aside the conviction and life sentences which is awarded to three persons accused of murder. Okay? Then the last case is of का नाम है अशोक शेवर, अशोक शेवर क्रमनी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस केस में क्या बोला गया था, इस केस के जो बेंच इन्वॉल्व है वो है जस्टिस अभय एस ओका वर्सेस जस्टिस एस संजय करोल। फोर्थ केस जो है उसका नाम है अशोक शेवा क्रमनी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये 10th ऑफ अगस्त को डिलीवर किया गया है ये जजमेंट। जो बेंचेस इन्वॉल्व थी वो है जस्टिस अभय एस ओका वर्सेस एंड जस्टिस संजय करोल। ठीक है, इस केस में जो प्रोविजंस जिसकी बात की है, रेलेवेंट प्रोविजंस की, वो है सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड 141 में। 138 बताता है डिसऑनर ऑफ चेक की बात करता है, जब आपके इनसफिशिएंट फंड्स हो इस तरह से या अदर चीजें हैं, तब आपके पनिशेबल रहता है ये 2 साल तक का। ठीक है, 141 में आपका मेंशन किया है जब ऑफेंस कंपनी द्वारा किया गया हो, ऑफेंसेस विच इज कमिटेड बाय कंपनीज, तब कैसे लाइबिलिटी आएगी अगर 138 का ऑफेंस कंपनी करती है। तो इस पर्टिकुलर केस में चेक बाउंस हुआ था, एंड जो कंपनी जो उसने चेक बाउंस जिनका चेक बाउंस हुआ था
तो उसमें 6 पार्टनर्स थे, ठीक है। तो उन सबको लाइबल कर दिया गया था, और इसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया था। जब लाइबिलिटी उनकी बताई गई तो इसमें जो कंटेंशन था वो ये था कि जस्ट बिकॉज वो डे टू डे, ये पार्टनर्स जो है वो डे टू डे अफेयर से डील कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो इस वजह से वो इनके कॉन्डक्ट, जो बिजनेस के कॉन्डक्ट है उसके लिए भी लाइबल होते हैं, ठीक है। बट इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था। उनने इस बेसिस पे, ये जो रेशियो दिया है इस बेसिस पे उनकी लाइबिलिटी नहीं अपहेल्ड की थी। उन्होंने बोला था कि दैट एवरी पर्सन हु इज thought to be roped in by virtue of this must be a person who at the time of the offense was committed was in charge of and responsible to the company for the conduct of the business of the company। ठीक है, उनने बोला था कि वो इंचार्ज भी होना चाहिए, प्लस दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी। जस्ट बिकॉज आप डेली डे टू डे बेसिस की आप चीज़ें डील कर रहे हो फॉर द कंपनी, इट डजेंट मीन कि आप उस चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर सारी चीज़ों के लिए जहाँ पे आप कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जो, ठीक है। इसमें बोला था merely because somebody is managing the affairs of the company per se he does not become in charge of the company conduct of the business of the company or the person responsible for the company for the conduct। तो इसमें दो essentials दिए थे for section 141, that is these two things, कि आप इंचार्ज होना चाहिए, अदरवाइज आप रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए किसी भी उसके कॉन्डक्ट ऑफ द कंपनी के लिए। अगर और किसी और दूसरे एम्बिट में आप फॉल करते हो, जैसे कि डेली अफेयर्स में या किसी चीज में, तो मियरली उस वजह से आपको लाइबल नहीं किया जा सकता। और इसके जजमेंट में बोला गया था द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ पर्सन विल बिकम vicariously liable when a company is accused of the offense under ITNA only if such a person was in charge of and or was responsible to the company for the conduct of the business of the company at the time of the offense was committed, ठीक है। एंड मैंने ये भी बोला था जो रिक्वायरमेंट्स है अंडर सेक्शन 141 में, इट इज समथिंग डिफरेंट एंड हायर। जस्ट बिकॉज उसके जो वर्ड्स है उसको बहुत लाइटली नहीं लिया जा सकता, उसको थोड़ा डेप्थ में एनालाइज करना पड़ेगा कि किस तरह के लोग किस चीज में इन्वॉल्व है। अदरवाइज आप डायरेक्टली जस्ट बिकॉज डेली अफेयर्स में है तो आप उसको उनको लाइबल नहीं कर सकते। ओके गाइज, तो अगस्त के केसेस कंप्लीट हो गए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया है। अगर कुछ भी डाउट है आपको, इसके साथ आप लाइव लॉ पे भी ये केसेस पढ़ सकते हैं, आपको ब्रीफ में अच्छे से मिल जाएंगे। और प्लस अपना रिवीजन चालू रखिए, जितने भी है मॉक्स अटेम्प्ट करती रहिए, टाइम नहीं बचा है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड सी यू अगेन।